वैदिक क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वो है भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्लास है, जिसमें हम भारत के जो प्राचीन महाजनपदों के जो साम्राज्य थे उनके बारे में एक एक करके, जो केंद्रीय साम्राज्य थे उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो राजवंश जिसकी हम चर्चा करते हैं, जो केंद्रीय साम्राज्य में था, उसका नाम आता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जो वर्तमान भारत के बिहार राज्य में स्थित है, यानी वर्तमान का जो बिहार है वहीं पर पहले क्या था, मगध साम्राज्य था। और इसी मगध की हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मगध के बारे में इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय साम्राज्य क्या था, मगध था, सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य था उस वक्त। सर्वशक्तिशाली साम्राज्य जो था सभी में, वो कौन सा था, मगध साम्राज्य था। 16 महाजनपदों में से एक था। मगध पर जो इससे पहले शासन चल रहा था, हम ईसवी सन की जब बात करते हैं तो इससे पहले यानी कि 544 ईसा पूर्व से पहले यहाँ पर एक साम्राज्य और था जो शासन किया करता था, जिसका नाम था, और वो वंश था प्रगोत वंश। प्रगोत वंश। तो 544 ईसा पूर्व से पहले जब हम मगध साम्राज्य यानी कि हर्यक वंश की जब चर्चा करेंगे, और हमारा जो भारतीय इतिहास है, जब हम पढ़ते हैं इतिहास तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हर्यक वंश से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम ये जान लें कि जब भी भारत में किसी भी साम्राज्य का उदय हुआ है तो एक बात कंफर्म हो जाती है कि उस एक राज्य, जब एक साम्राज्य का उदय होता है तो एक साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। यानी कि पतन के बाद ही एक नए साम्राज्य का क्या होता है, उदय होता है। तो इस प्रकार से जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हर्यक वंश। नाम है हर्यक वंश, जो कि मगध साम्राज्य पर ही ये शासन करेगा आके आकर के। और साम्राज्य की अगर बात करें तो ये है मगध साम्राज्य। हर्यक वंश है। हर्यक वंश आया कहाँ से, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, तो किसके द्वारा इसकी संस्था होती है, तो देखते हैं कैसे। हर्यक वंश पर पहले जो साम्राज्य था वो था प्रगोत वंश। प्रगोत वंश। और इसका प्रगोत वंश का जो अंतिम शासक था, प्रगोत वंश का अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक वर्तिवर्धन। इसका जो अंतिम शासन है, शासक जो था वो था वर्तिवर्धन। यानी कि वर्तिवर्धन इस समय तक क्या करता था, मगध पर शासन था। और वंश कौन सा था, प्रगोत वंश था। प्रगोत वंश, वर्तिवर्धन। वर्तिवर्धन का ही जो सिपह सालार जो था वो था बिंबिसार। यानी कि बिंबिसार का जो पिता है वो वर्तिवर्धन का क्या था, सिपह सालार था। यानी कि अब बात करते हैं हम वर्तिवर्धन की, तो थोड़े से इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्तिवर्धन का नाम। वर्तिवर्धन है, वंश है प्रगोत वंश, या फिर प्रगोत वंश, साम्राज्य मगध साम्राज्य। वर्तिवर्धन का सिपह जो सालार था, यानी कि सेनापति हम उसको बोल सकते हैं, या फिर सरदार उसको बोल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर सिपह सालार। सिपह सालार जो था वो था भाटिया।
कौन था? भाटिया था। यानी कि वर्तिवर्धन का जो सिपह सालार जो है वो है भाटिया, और भाटिया का ही जो पुत्र है वो है बिंबिसार। भाटिया का जो पुत्र था, भाटिया का पुत्र का नाम था बिंबिसार। तो बिंबिसार भाटिया का पुत्र था, और भाटिया वर्तिवर्धन का क्या था? सिपह सालार था, यानी कि सेना में एक सेना नायक था। अब बात आती है कि होता क्या है आगे, कैसे हर्यक वंश का उदय होता है और किस प्रकार से मगध साम्राज्य में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रख दी जाती है, किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। ईस्वी सन है 544 ईसा पूर्व का समय है। बिंबिसार वर्तिवर्धन की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। वर्तिवर्धन की हत्या कर देता है। तो बात यहां तक हुई, और इसमें हमने ये जाना कि किस प्रकार से हर्यक वंश का उदय होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब भी किसी साम्राज्य का उदय होता है तो उसमें एक साम्राज्य का पतन निश्चित लिखा हुआ होता है। यानी कि जब एक नए वंश का उदय होगा तो उससे पहले एक जो भी साम्राज्य है उसका क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा, और नए साम्राज्य का उदय होगा। तो यहाँ पर प्रगोत वंश जो है वो मिटा दिया जाता है, पतन हो जाता है इसका, और एक नए वंश का उदय होता है, नाम है हर्यक वंश। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, और एक एक करके एक एक शासक के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि शासक इसके कई हैं, एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे। हर्यक वंश है, स्थापना होती है 544 ईसा पूर्व। किसके द्वारा होती है? संस्थापक हैं इसके, बिंबिसार इस वंश के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। वंश कब से कब तक चलता है तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हर्यक वंश जो है वो चलता है 544 ईसा पूर्व से और 412 ईसा पूर्व तक, यानी कि लगभग 131 साल तक, 31-32 साल तक क्या है ये शासन रहता है, हर्यक वंश रहता है। तो बिंबिसार की हम व्याख्यात्मक चर्चा कर लेते हैं। बिंबिसार ने क्या प्राप्त किया अपने जीवन में, क्या इसके जो उद्देश्य रहे, क्या साम्राज्यवादी नीतियाँ इनकी रही थी, तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो इनकी जो साम्राज्यवादी नीति थी वो एक तो थी संबंधित, यानी कि संबंध बना करके और साम्राज्यों को अपनी तरफ क्या कर लेना? मिला लेना। दूसरी इसकी नीति थी कि सैन्य अभियान के द्वारा भी कुछ साम्राज्यों को इनके द्वारा मिलाया गया। तो सबसे पहले इनकी जो नीति थी वो है अंग राज्य पर विजय। अंग राज्य पर विजय, यानी कि अंग जो था उस पर ये क्या कर लेते हैं? विजय प्राप्त कर लेते हैं। और अंग का जो नया शासक या फिर जो नया सिपह सालार बनाया जाता है वो है अजातशत्रु, यानी कि अजातशत्रु को अंग का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। प्रशासक नियुक्त किया जाता है। ये इसकी पहली है। एक चीज़ और आती है कि भाई हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि हर्यक वंश है, एक राजा बिंबिसार है और ये तो इसकी सबकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जानकारी है बौद्ध और जैन ग्रंथ हमें ये बताते हैं। बौद्ध स्रोत, अगर स्रोतों की बात कर ली जाए तो स्रोत क्या हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है हर्यक वंश के बारे में? तो एक तो है बौद्ध ग्रंथ,
जैन ग्रंथ, इसके अलावा पुराणों में भी हर्यक वंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ शिलालेख भी हैं, जैसे कि मथुरा शिलालेख, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है मथुरा शिलालेख, जिसमें अजातशत्रु के बारे में क्या दी गई है, जानकारी दी गई है। अजातशत्रु को जो कुणिक नाम से जाना गया है वो किससे शिलालेख में जाना गया है, ये है मथुरा शिलालेख। मथुरा शिलालेख में ही जानकारी मिलती है कि जो अजातशत्रु है उसका नाम क्या मिलता है, कुणिक नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होता है कि स्थापना 544 ईस्वी में हो जाती है। किसके द्वारा होती है, बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना होती है। और सबसे पहला जो इसका अभियान होता है साम्राज्यवाद का अभियान, तो वो होता है अंग के विरुद्ध। अंग राज्य को ये विजित कर लेते हैं और अंग पर अजातशत्रु को प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इसके वैवाहिक संबंध हैं, उनकी भी चर्चा हम एक एक करके कर लेते हैं कि वैवाहिक संबंध इन्हों के क्या थे। बिंबिसार की 3 पत्नियां थी, जिनमें पहली जो आती है वो आती है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। कौशल नरेश वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध। तो पहला इनका जो विवाह हुआ वो हुआ कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, महाकोशला, यानी कि महाकोशला से इनका विवाह होता है। दूसरा जो विवाह इनका होता है वो होता है भद्रराज, यानी भद्र राजकुमारी, भद्र राजकुमारी यानी कि पंजाब। भद्र उस समय किसको बोला जाता था, पंजाब को बोला जाता था, भद्र राज्य के नाम से जाना जाता था। भद्र राजकुमारी कौन थी, क्षेमभद्रा। भद्र राजकुमारी क्षेमभद्रा से इनका द्वितीय विवाह होता है। तीसरा जो विवाह होता है वो होता है वैशाली के चेटक की जो पुत्री है, वैशाली नरेश चेटक की पुत्री चेलन्या या पर कहीं कहीं पर इसका नाम वेलन्या भी मिलता है। चेलन्या या वेलन्या के से इसका क्या कर दिया जाता है, विवाह होता है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अगर बिंबिसार को जो फायदा होता है साम्राज्यवाद का ये होता है कि इनको कौशल जो है, कौशल को इनको क्या कर दिया जाता है, दहेज में दे दिया जाता है। कौशल जो शहर है उसको क्या दे दिया जाता है, दहेज में। किसके, बिंबिसार को। किसके द्वारा, प्रसेनजीत के द्वारा, जो बाद में अजातशत्रु के टाइम पर प्रसेनजीत जो है इसको वापस ले लेगा, क्योंकि जो अजातशत्रु है वो क्या करेगा आगे जा कर के, प्रसेनजीत की जो पुत्री है, यहाँ तो बहन से विवाह होता है किसका, बिंबिसार का, लेकिन प्रसेनजीत की जो पुत्री होगी जिसका नाम है वजीरा, तो वजीरा का हरण करेगा कौन, अजातशत्रु, यानी कि जबरदस्ती विवाह करेगा उससे। तो प्रसेनजीत में और उनमें दोनों में संबंध खराब हो जाएंगे। तो प्रसेनजीत के द्वारा जो कौशल है, कौशल को वापस क्या कर दिया जाता है, अधिकृत कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कौशल जो है वो किसके द्वारा दान दिया गया, यानी कि किस में दे दिया गया, भेंट में, यानी कि विवाह के उपलक्ष्य में दे दिया गया किसको, बिंबिसार को। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो जाती है। इनके 3 वैवाहिक संबंध हैं, इंपॉर्टेंट है।
जिनमें से वैवाहिक संबंध है। पहला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ में, दूसरा है भद्र राजकुमारी क्षेमभद्रा के साथ में, और तीसरा है वैशाली नरेश चेटक की पुत्री चेलिन्या के साथ में, या उसी दूसरा नाम भी उसका आता है वेलिन्या के साथ में इनका क्या है, विवाह संपन्न होता है। चेलिन्या का ही पुत्र है अजातशत्रु। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक इनका राजवैद भी होता है। बिंबिसार का जो राजवैद है वो कौन है भैया, बिंबिसार का राजवैद। बिंबिसार शासन था इनका 544 से 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इनका एक राजवैद था, नाम था जिसका जीवक। राजवैद कौन था, जीवक था, बहुत ही प्रसिद्ध राजवैद था और ये बिंबिसार के दरबार में रहा करता था। तो एक बिंबिसार का जो मैत्रेय शासक था, यानी कि मित्रता थी उनसे, और नाम आता है तो उनका अवंती नरेश चंड प्रघोत, नाम है अवंती नरेश चंड प्रघोत। ये काफ़ी शक्तिशाली शासक माने जाते थे उस टाइम। जो चंड प्रघोत, अवंती जो राज्य था बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था और उसके शासक थे कौन, चंड प्रघोत। तो चंड प्रघोत से मैत्रेय संबंध जो थे बिंबिसार के वो ठीक थे, और इसी कारण से चंड प्रघोत को एक बीमारी थी जिसका नाम था पांडुए रोग। चंड प्रघोत को अवंती नरेश चंड प्रघोत पांडुए रोग से ग्रसित थे, रोग से ग्रसित थे, ग्रसित थे। बिंबिसार ने चिकित्सार्थ जीवक को अवंती भेजा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिंबिसार का एक राजवैद था जिनका नाम था जीवक। तो अवंती जो नरेश थे चंड प्रघोत अच्छे मैत्रेय संबंध थे बिंबिसार के चंड प्रघोत के साथ में। चंड प्रघोत उस समय के, यानी कि जो अवंती साम्राज्य था उस समय का काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था और बहुत ही साहसी शासक थे चंड प्रघोत। लेकिन इनको एक क्या था, रोग था, और रोग का नाम था पांडुए रोग था इनको। तो उसी रोग के उपचार के लिए बिंबिसार के द्वारा अपने राजवैद्य जीवक को इनके दरबार में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात हो जाती है क्लियर। एक और बात आती है कि इसके नाम, यानी कि बिंबिसार जो है इसके कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं। तो देखने को क्या नाम मिलते हैं, तो एक नाम आता है बिंबिसार के उपनाम। उपनाम एक मत्स्य पुराण में नाम मिलता है इनका। जो मत्स्य पुराण है उसमें मत्स्य पुराण में बिंबिसार का जो नाम मिलता है वो मिलता है क्षेत्रोजस। ये काफ़ी फेमस नाम है किसका, बिंबिसार का, जो किस में मिलता है, मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। और एक और नाम मिलता है वो जैन साहित्य में मिलता है, जैन साहित्य में इनका नाम श्रोणक भी देखने को मिलता है। क्या नाम मिलता है, श्रोणिक।
यानी कि श्रोणिक। जैसे कि कुनिक नाम मिलता है उदायन का, उसी प्रकार से जैन साहित्य जो है उसमें श्रोणिक नाम से भी इनको क्या है जाना गया है, किसको, बिंबिसार को। ठीक है, मत्स्य पुराण में इनको क्या कहा गया है, क्षेत्रोजस कहा गया है। तो यहाँ तक हम क्लियर कर लेते हैं। आगे एक बार फिर से मैं रिपीट कर ही देता हूँ। हर्यक वंश का जो उदय हुआ वो भाटिया जो थे वो हर्यक वंश जो शासक था प्रगोत, किस वंश का, मैंने बोल था प्रगोत वंश का जो शासक था उसके क्या थे, सिपह सालार थे। तो सिपह सालार जो थे तो उन्होंने, उन्हीं का पुत्र था बिंबिसार, भाटिया का पुत्र था। तो बिंबिसार जो है 544 ईस्वी में प्रगोत वंश के जो शासक हैं वर्तिवर्धन, तो वर्तिवर्धन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कब, 544 ईस्वी में। और अपने वंश हर्यक वंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है, जिसका सबसे पहला जो सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध होता है स्वयं, और उसका नाम है बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार के द्वारा काफ़ी साम्राज्य नीतियाँ अपनाई जाती हैं। तो वो चीज़ हम अच्छे से जान चुके हैं कि बिंबिसार कौन था, कहाँ से था। तो आगे हर्यक वंश का जो दूसरा शासक आता है, दूसरा शासक वो है अजातशत्रु, नाम है अजातशत्रु। भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ शासक हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो वो एक कलंक ऐसा है अजातशत्रु पर कि वो इसकी छवि को क्या कर देता है, खराब कर देता है। इसके अलावा अजातशत्रु की जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं वो काफ़ी अच्छी रही है। तो इसके बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं, कब से कब इनका साम्राज्य रहता है। तो ये साम्राज्य रहता है इनका 492 ईस्वी से ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, यानी कि लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व के मध्य ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो एक एक करके जान लेते हैं। शासन इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, 492 ईस्वी में ईसा पूर्व अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या कर दी, यानी कि इन्होंने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी। कब, 492 ईसा पूर्व। जानकारी कहाँ से मिलती है इस चीज़ की, तो जानकारी मिलती है बौद्ध और जैन ग्रंथों के द्वारा, कि बौद्ध और जैन ग्रंथ है कुछ। एक मत्स्य पुराण में भी इनको क्या कहा है, पितृहत्या कहा गया है, पितृघाती इसको कहा गया है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृघाती कहा गया। क्या कहा गया, पितृघाती के नाम से इसे जाना जाता है। किस ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में। तो 492 ईस्वी में ये अपने पिता बिंबिसार की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, और स्वयं का बन जाते हैं, यहाँ के शासक बन जाते हैं। तो एक एक करके हम अजातशत्रु के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इनकी विजयों के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अजातशत्रु की विजय यात्रा। तो एक चीज़ हमने पहले अभी जस्ट हमने अभी ज्ञात की कि जो बिंबिसार हैं उनके द्वारा अंग को पहले ही जीत लिया गया था, लेकिन अंग के शासक ने जब हर्यक वंश यानी मगध में जब गृह युद्ध चल रहा था, आपसी मतभेद चल रहे थे, तो अंग ने अपना राज्य क्या कर लिया, वापस प्राप्त कर लिया था।
तो उसी को जीतने के लिए यहाँ पर विजय अभियान चलता है और सबसे पहले ये जीतता है अंगराज्य को, अंगराज्य पर अधिकार। तो क्या कर लेते हैं, अंगराज्य पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। इसके अलावा देखो क्या चीज होती है, यहाँ पर एक और है और यहाँ पर है वज्जी संघ। वज्जी संघ को जीतने में अजातशत्रु को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है वज्जी संघ को जीतने के लिए। और वज्जी संघ क्या चीज़ है, तो वज्जी संघ के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि हम जब 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो एक एक करके सभी महाजनपदों के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा परिचय इसका दे देता हूँ। वज्जी संघ क्या है, वज्जी संघ है 18 संघों का संघ था, एक 18 जनों का संघ था, संघ था। इसमें साम्राज्य मतलब जो साम्राज्य प्रक्रिया थी, यानी कि जो संचालन होता था वो कैसा था, गण संघ था। क्या था, गण संघ, यानी कि एक सभा हुआ करती थी जो वज्जी परिषद जिसको कहा जाता है, तो उसके द्वारा क्या क्या चलाया जाता था, शासन चलाया जाता था यहाँ का। इसमें क्या क्या चीज़ थी और देखो, 8 जो 9 जन थे, यानी कि 9 राज्य थे या कबीले जिसको बोल सकते हैं, तो वो तो 9 जो कबीले थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, इसके लिच्छवी का जनजाति के द्वारा, यानी कि 9 राज्य जो थे वो लिच्छवी जनजाति, यानी कि लिच्छवी जो जनजाति थी उससे बिलोंग करते थे 9 राज्य। तो किसके, वज्जी संघ के 9 राज्य किससे, लिच्छवी जनजाति से संबंधित थे। और 9 राज्य जो थे, इसी के 9 राज्य थे, वो कहाँ से थे, एक तो थे नायासे, एक था वज्जी, स्वयंवज्जी था, एक था स्वयंवज्जी था, दूसरा था विदेह, दूसरा जो 3rd नंबर का था वो था विदेह। तो इनसे सबसे मिलकर के तो 9 थे, और अकेले लिच्छवी से कितने गणराज्य थे, 9 थे, यानी कि 9 राज्य मिलकर लिच्छवी के 9 राज्य, और नाया, वज्जी और विदेह और अवंती के भी कुछ आते थे इसमें, तो मिलकर के किसका निर्माण करते थे, वज्जी का निर्माण करते थे। ठीक है, तो इन पर इन्होंने प्राप्त की, और यहाँ पर पहली बार यानी कि वज्जी विजय के साथ वज्जी अभियान के समय, वज्जी विजय अभियान के समय दो नए हथियारों का प्रयोग किया गया। वो जो 2 नए हथियार थे उनका नाम था, पहला था रथमूसल और दूसरा था महाशिलाकंटक। किस प्रकार के हथियार थे ये, तो हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। रथमूसल जो था, हम सभी ने बाहुबली मूवी को देखा है, अच्छे से देखा है। तो रथमूसल जो था, ये रथ का जो टायर होता था, यानी कि पहिया जो होता था लकड़ी का, उसी में नुकीले जो हथियार थे, यानी कि नुकीले जो धारदार हथियार थे, उनको लगा दिया जाता था चक्का के चारों तरफ, और मध्य के भी बीच में भी लगा दिया जाता था, दोनों साइड। और जो सारथी होता था, सारथी बहुत ज़्यादा सुरक्षित रख लिया जाता था उस रथ में, यानी कि सारथी को चारों तरफ से ढका जाता था, जिससे कि सारथी को क्या ना आए, चोट ना आए, और वो जो शत्रु सेना है
उसके बीच में उस रथ को क्या है छोड़ दिया जाता था। तो जो साइड में जो चलने वाले उसके नुकीले जो धारदार हथियार हुआ करते थे, जो पहियों में लगे हुए होते थे, उनसे क्या है काफ़ी तबाही मचाई जा सकती थी, शत्रु को काफ़ी भ्रमित किया जा सकता था। दूसरा था महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक जो था ये एक तरह से धनुष की तरह कार्य करने वाला यंत्र था, लेकिन एक बड़े आकार में होता था। इससे क्या है मोटे पत्थरों को किले पर फेंका जाता था, यानी कि किले की जो दीवार हुआ करती थी या दीवार को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें बड़े बड़े मोटे पत्थरों को और उस यंत्र के द्वारा तेजी से फेंका जाता था और किले की दीवार को तोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार का यंत्र था महाशिलाकंटक। और रथमूसल आप जानते ही हैं, आप सबने मूवी देखी है बाहुबली मूवी, उसमें रथमूसल जो है उसी इसका प्रयोग किया गया है, इस प्रकार के शस्त्र का प्रयोग किया गया। अगला जो इसका अभियान चलता है अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु का जो विवाह है, वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध, तो अजातशत्रु का जो वैवाहिक संबंध जो होता है वो सबसे पहले होता है कौशल राजकुमारी वजीरा के साथ। कहा जाता है ये एक प्रेम प्रसंग था वजीरा के साथ में, किसका? अजातशत्रु का। और ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री थी। तो उसके द्वारा अजातशत्रु के द्वारा प्रसेनजीत की जो पुत्री है वजीरा, उसका क्या कर लिया जाता है? हरण कर लिया जाता है, उससे विवाह कर लिया जाता है। और इसके अलावा एक और जैन और बौद्ध ग्रंथ भी हैं जो इनकी कितनी शादियां बताते हैं? 500 वैवाह संबंध, 500 अन्य पत्नियां। 500 अन्य पत्नियां भी इनकी रही थी। किसकी? अजातशत्रु की। तो ये इनका वैवाहिक संबंध है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एक इनकी जो सर्व प्रमुख पत्नी थी वजीरा का ही आगे जाकर के पुत्र होता है जिसका नाम है उदायन। वजीरा का ही जो पुत्र होता है वो होता है उदायन, यानी कि अजातशत्रु और वजीरा का जो पुत्र है वो आगे जाकर के उदायन होगा, जो इनका 3rd नंबर का क्या होगा? साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित होगा। ठीक है। तो ये 500 जो पत्नियां हैं इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ इनकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है। मथुरा शिलालेख के द्वारा। किसके द्वारा? मथुरा शिलालेख। मथुरा जो शिलालेख है वो इसी से संबंधित है, जिसमें अजातशत्रु के विवाह तथा अजातशत्रु का एक अन्य नाम भी है, नाम है कुणिक। इसकी भी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? मथुरा शिलालेख के द्वारा प्राप्त होती है। और मथुरा में ही अजातशत्रु के शासनकाल में एक और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य जो किया जाता है ईस्वी सन है, देखो शासनकाल अजातशत्रु शासनकाल, टाइम है 483 ईसा पूर्व। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है और वो है बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी कि महात्मा बुद्ध का क्या हो जाता है? महापरिनिर्वाण हो जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। हमने जब बिंबिसार के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो एक चीज़ कंफर्म हो रही थी कि लगभग 544 और 40 के
समथिंग महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, उसी समय जन्म होता है। तो उस समय किसका शासनकाल था? बिंबिसार का था। और उससे पहले भी मगध साम्राज्य में किसका राजवंश था? प्रगोत राजवंश था। तो उस टाइम महात्मा बुद्ध और जैन दोनों का ही क्या होता है? जन्म होता है। महावीर स्वामी का भी जन्म उसी टाइम होता है। लेकिन जब अजातशत्रु का शासनकाल होता है तो लगभग 483 ईसा पूर्व में एक जैन संगति भी होती है। और इसी समय, इन्हीं के शासनकाल के समय क्या हो जाता है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है और अजातशत्रु के द्वारा क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है महात्मा बुद्ध की अस्थियों को प्राप्त करने के लिए। तो लगभग जितने भी महाजनपद थे उन सभी में आपसी संघर्ष होता है और उसमें सफल भी होता है कौन? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के द्वारा बुद्ध की अस्थियां प्राप्त की जाती हैं। अस्थियां प्राप्त कर एक स्तूप का निर्माण किया जाता है। एक स्तूप का निर्माण किया गया। तो ये चीज कंफर्म हो जाती है कि महात्मा बुद्ध की क्या हुई? उसी समय मृत्यु हुई, उनका महापरिनिर्वाण, जिसको जैन बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो अजातशत्रु के द्वारा बुद्ध की अस्थियां प्राप्त की गई और उन्हीं के ऊपर क्या बनाया गया? एक स्तूप का निर्माण किया गया। आगे बात चलती है कि 483 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, इस समय राजधानी क्या थी? राजगृह थी। और राजगृह में ही, पाटलिपुत्र में नहीं, राजगृह में एक बौद्ध संगति होती है। बौद्ध संगति होती है जो अजातशत्रु के शासनकाल के समय ही हुई, जिसका अध्यक्ष जो था वो था महाकश्यप, यानी बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष था महाकश्यप था। कहने का मतलब ये हुआ कि उस टाइम जो बौद्ध धर्म का जो सर्वोच्च संत कोई था तो वो कौन थे? महाकश्यप थे। और यही उस बौद्ध संगति के, यानी कि जो सभा हो रही थी उसके क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए। और उसमें हुआ क्या? एक तो है सुत्त पिटक, दो जो ग्रंथ थे, एक तो था सुत्त पिटक, दूसरा था विनय पिटक। उन दोनों का क्या कर लिया गया? संपादन किया गया। दोनों का संपादन किया गया, यानी कि दो जो ग्रंथ थे उन दोनों का क्या कर लिया गया? संपादन किया गया। 483 ईसा पूर्व राजगृह में बौद्ध संगति होती है। होती कहाँ पर है? अगर स्थान की बात कर ली जाए तो स्थान था भैया सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी जो गुफा है वहीं पर क्या होती है? बौद्ध संगति होती है। क्या होती है? बौद्ध संगति की जाती है। तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो चुका है। जो बौद्ध सप्तपर्णी गुफा व्यवहार पर्वत पर स्थित थी भैया, ये व्यवहार पर्वत जो था उस पर सप्तपर्णी गुफा स्थित थी और वहीं पर बौद्ध संगति होती है। प्रथम बौद्ध संगति जिसको जाना जाता है, कौन सी संगति थी? प्रथम बौद्ध संगति। एक एक करके हम सभी को पढ़ लेंगे। जैसे ही राजवंश पढ़ेंगे तो उनमें बौद्ध संगतियों को भी पढ़ लेंगे। बौद्ध संगति, यहाँ पर ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है। आप सब समझ रहे हैं कि जब महात्मा बुद्ध की लेटेस्ट महापरिणाम निर्माण हुआ तो उसके कुछ समय बाद ही ये बौद्ध संगति हो जाती है। और उसमें महाकश्यप जो थे, जो बौद्ध के अनुयायी थे, बहुत बड़े अनुयायी थे, उनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। और उसमें दो ग्रंथ जो हैं सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन कर लिया जाता है, संपादन कर लिया जाता है।
ठीक है। तो ये सप्तपर्णी गुफा थी, जगह थी राजगृह। राजगृह में क्या होती है, प्रथम बौद्ध संगति होती है। तो हर्यक वंश के हमने 2 शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु। पहला जो शासक था बिंबिसार, तो बिंबिसार की चर्चा हमने अच्छे से की। अजातशत्रु के बारे में कुछ और जानकारी है तो वो हम बाद में प्राप्त कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक बार फिर से मैं रिपीटेड कर लेता हूँ कि जब भी किसी नए साम्राज्य का उदय होता है तो उससे पहले का जो पूर्ववर्ती जो साम्राज्य है उसका पतन छिपा हुआ होता है उसमें। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और जैसे जैसे हम जितने भी राजवंशों को पढ़ेंगे, एक एक करके सारे विस्तृत राजवंशों को हमारे द्वारा यहाँ पर व्याख्यात्मक रूप से पढ़ा जाएगा प्रत्येक क्लास में। तो यहाँ पर हम हर्यक वंश पढ़ते हैं और उससे पहले का जो वंश आता है वो प्रगोत राजवंश था, जिसके वर्तिवर्धन नामक जो शासक थे उन्हीं के सिपह सालार थे कौन, भाटिया। और भाटिया के पुत्र थे बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा किसका वध कर लिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, वर्तिवर्धन की हत्या कर दी जाती है। और एक नए राजवंश जिसका नाम था हर्यक वंश, जिसका क्या कर लिया जाता है, उदय हो जाता है। एक नए वंश की स्थापना कर ली जाती है, किसके द्वारा, बिंबिसार के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। एक और निवेदन है सभी से, अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी पसंद अगर आ रही हो, आपको लगता हो कि हमें कुछ जानने के लिए मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली जो क्लासें हैं उनकी अवगत जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और चैनल को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।